नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। तो क्या होती है संख्या पद्धति? एक या एक से अधिक अंकों के मिश्रण से बने समूहों को संख्या यानी नंबर कहते हैं। तो नंबर क्या होता है कि जैसे तुम 10, 20, 30, 100, 1000, 10,000, लाख जितनी भी संख्याएं आप लिखते हो तो वो एक अंक या एक से अधिक अंकों की बनी होती हैं। इन्हीं को संख्या कहते हैं। यानी जो भी आप गिनती जानते हो वो सारी चीजें संख्याएं होती हैं। ठीक है। तो संख्या पद्धति क्या होती है? तो संख्या पद्धति में ऐसा होता है कि इसमें सबसे ज्यादा अंकों का प्रयोग किया जाता है और दशमलव के अंकों का भी प्रयोग किया जाता है। तो जब संख्या पद्धति में सभी अंकों और दशमलव अंकों को भी शामिल कर लिया जाता है तो उनको संख्या पद्धति कहते हैं। संख्या पद्धति को दशमलव अंकन पद्धति भी कहते हैं क्योंकि इसमें दशमलव वाली संख्याएं भी शामिल होती हैं। कोई भी कुल मिलाकर अंक जो होते हैं वो गणित में वो 10 अंक होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो 1 से लेकर 9 तक 9 हो गया और 0 लेकर 10। तो इन्हीं 10 अंकों से जितनी भी संख्याएं होती हैं उनसे हम और भी संख्या अंक बनाते हैं। तो इसी सिस्टम को बोलते हैं संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। तो गणित में खासकर अंकों से ही काफी चीजों का अध्ययन किया जाता है। तो अंकों के अध्ययन को ही संख्या पद्धति कहते हैं, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो इसके अलावा जो संख्या पद्धति होती है, इसके अलावा और भी पद्धतियां होती है संख्या पद्धतियां, जिनमें बाइनरी नंबर सिस्टम आता है। बाइनरी नंबर सिस्टम में 0 और 1 से ही संख्याएं लिखी जाती हैं, चाहे वो 100 हो, 1000 हो, सैकड़ा जो भी हो। और दूसरा होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, जो कि आप उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे, बड़ी कक्षाओं में। और BNS मतलब बाइनरी नंबर सिस्टम में जो प्रयोग होता है इसका व्यवहारिक जीवन में बहुत कम होता है। इसका प्रयोग कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक्स में किया जाता है। ठीक है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम जो है ये 12वीं के विद्यार्थी पढ़ते हैं। ठीक है। तो आगे की वीडियो में कभी टाइम मिलेगा तो हम बाइनरी नंबर सिस्टम भी आपको पढ़ाएंगे। ठीक है। तो आज के लिए हम आगे बढ़ते हैं। किसी भी संख्या में प्रत्येक अंक का एक अंक मान यानी फेस वैल्यू और एक स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू होता है। तो एक होता है फेस वैल्यू जो हमेशा सेम होता है, लेकिन जो प्लेस वैल्यू होता है वो चेंज होता रहता है। जैसे 36 में अगर हम 3 की बात करें तो 3 का फेस वैल्यू 3 रहेगा, लेकिन प्लेस की बात करें तो ये इकाई दहाई, ये दहाई स्थान पर है यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे 3 का बात करें तो 3 की फेस वैल्यू यानी अंक मान 3 ही रहेगा, लेकिन इसका स्थानीय मान क्या है? इकाई है। ठीक है। तो यानी स्थानीय मान चेंज होता रहता है। जैसे 3 अभी इकाई पे, यहाँ दहाई पे था, यहाँ पे भी देखो दहाई पे है और यहाँ पे 1000 पे है। ठीक है। तो ऐसे ना ये चेंज होता रहता है। इसे 330 मान लें तो ये सैकड़े पे भी है। तो स्थानीय मान जो होता है वो बदलता रहता है, लेकिन जो फेस वैल्यू होता है वो कभी नहीं बदलता है। ठीक है। अंकों को बारे में और अच्छे से पढ़ने के लिए कुछ स्थान होते हैं, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा। हमेशा इधर दाईं ओर से शुरू किया जाता है और बाईं ओर बढ़ा जाता है। इधर दाईं होता है, इधर बाएं होता है। तो दाएं से शुरू करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, फिर आता है 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ और अरब। अरब से आगे 10 अरब, खरब, 10 खरब। ठीक है। लेकिन गणित में उतना नहीं पढ़ाया जाता है, तो अरब तक बहुत होता है। ठीक है। इकाई में 10 की पावर 0 होता है मान, और 10 की पावर 0, किसी की पावर 0 होता है उसका मान 1 होता है। ठीक है। तो यानी इकाई एक ही अंक का बना होता है। दहाई 10 होता है यानी 2 अंकों का, सैकड़ा 3 अंकों का, 1000 4 अंकों का, ऐसी 10,000 5 अंकों का। अगर पावर की बात करें 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, 8, 9 ऐसे चलता है। तो इकाई में 10 की पावर 0 होती है, दहाई में 10 की पावर 1, सैकड़े में 10 की पावर 2, 1000 में 10 की पावर 3, ऐसे आपको समझना है। ठीक है। कोई भी संख्याएं पढ़ने के लिए यही बेस होता है। मान लो ये मेरे को संख्या पढ़नी है कि ये है कितना, तो हम पीछे से गिनेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़े के बाद कोमा लगा देंगे, 1000 10,000 के बाद कोमा लगा देंगे, फिर लाख 10 लाख के बाद कोमा लगा देंगे, और आगे जो भी होगा फिर वो करोड़। ठीक है। फिर 10 करोड़, फिर अरब, फिर 10 अरब, ऐसे। तो अब इसको पढ़ा कैसे जाएगा? तो पहले 3 के बाद कोमा, फिर 2 स्थानों पे कोमा देना होता है। ठीक है। तो इसको पढ़ा जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। तो 5 अरब 43 करोड़ 25 लाख
63,860, ठीक है। तो इसको पढ़ा जाएगा 5,43,25,63,860, ऐसे पढ़ा जाएगा, ठीक है। पढ़ना वैसे छोटी क्लासों में सिखाई दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम, संख्याओं का वर्गीकरण। तो संख्या पद्धति में क्या होता है ना, सभी संख्याओं के बारे में डिटेल से जानना होता है। तो सबसे पहले हम छोटी कक्षा में पढ़ चुके हैं प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होती हैं जो 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 अनंत तक, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि गिनती में प्रयोग होने वाली संख्याओं के समूह को प्राकृत संख्याओं का समूह कहा जाता है, और इन्हें गिनती भी कह सकते हैं, काउंटिंग, ठीक है। पूर्ण संख्या क्या होती है, होल नंबर। तो पूर्ण संख्या होती है जो प्राकृत संख्याओं में अगर 0 को भी शामिल कर दिया जाए तो ये बन जाता है पूर्ण संख्या। इसीलिए इसमें 0 से लेकर फिर 1 2 3 4 सारे प्राकृत संख्याएं हैं। पूर्णांक, ये जो नंबर लाइन होती है, संख्या रेखा, इसमें बीचों बीच 0 होता है। इसके दाईं ओर प्लस की संख्या होती है, इसके बाईं ओर सारी माइनस की संख्या होती है। इधर दाईं ओर संख्या बढ़ती जाती है, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, और यहाँ पे संख्या घटती जाती है। घटा 1 से छोटा, घटा 2, घटा 2 छोटा, घटा 3, इधर घटती जाती है, ठीक है। इधर वाले को कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, इधर वाले को कहते हैं धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। तो जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं, ऐसे इनके बारे में हम ऐसा कह सकते हैं कि जब पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक चिन्ह वाली प्राकृत संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाता है तो ये पूर्णांक कहलाता है। और पूर्णांक जो होता है वो कभी बट्टे में नहीं होता। देखो इनमें कोई भी बट्टे में नहीं है, ये पूरी संख्या होती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ये पूर्णांक 2 तरीके से हो सकती हैं, 0 से इधर वाली धनात्मक, 0 से इधर वाली ऋणात्मक। 0 धनात्मक ऋणात्मक दोनों है, अपवाद है, ठीक है। सम संख्याएं, सम संख्या होती है इवन नंबर। सम संख्या के बारे में ऐसे कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित हो जाती हैं उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 ये सभी सम संख्याएं हैं। तो इसमें अब आगे पढ़ेंगे गुणनखंड क्या होता है। एक संख्या दूसरी संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित करती है तो वह उस संख्या का गुणनखंड कहलाती है। जैसे 3 गुना 5, तो जो 3 कहो या 5 कहो, 3 5 15 है, तो 15 जो संख्या है इसको 3 भी पूरा भाग कर सकता है, 5 भी पूरा भाग कर सकता है। तो कहेंगे कि 15 का गुणनखंड 3 और 5 है, ठीक है। जो ऐसी संख्याएं जो किसी संख्या को पूरा भाग करते हैं वो होती हैं गुणनखंड। अब हम पढ़ेंगे विषम संख्याएं क्या होती हैं। तो विषम संख्याएं को इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर, यानी ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से भाग नहीं होती हैं, ठीक है, तो उन्हें कहते हैं विषम संख्याएं। तो विषम संख्याएं होती हैं जब जैसे आपका इसमें 0 नहीं लिखना था, तो 1 3 5 7, ठीक है, एक अंक छोड़कर जो भी संख्याएं होती हैं वो सब विषम संख्याएं हैं। तो नोट करेंगे कि 0 जो 0 है इस सम और विषम संख्या के वर्गीकरण का अपवाद है, यानी 0 सम विषम दोनों है कह सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे चक्रीय संख्या, साइक्लिक नंबर। तो साइक्लिक नंबर क्या होता है, ये n अंकों की ऐसी संख्या होती है जिसे 1 से लेकर n तक की किसी संख्या से गुणा करने पर उनका गुणनफल उन्हीं n अंकों की बनी संख्या होती है और ये अंक उसी क्रम में रहते हैं। जैसे 14 28 57, अगर हम 14 28 57 को 2 से गुना करें तो अभी भी देखोगे तो ये 14 28 57 ही है। अगर हम 3 से गुना करें तो अभी भी देखोगे तो 14 28 57 ही है, और 4 से गुना करें अभी भी देखोगे 14 28 57 है। 5 से गुना करेंगे अभी भी देखोगे तो 14 28 और 57 है, ठीक है। बस इनके ऑर्डर आगे पीछे हो गए हैं, ठीक है। इन्हीं को घूम घूम के यही आ रहे हैं, इन्हें चक्रीय संख्या साइक्लिक नंबर कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे भिन्न यानी फ्रैक्शन क्या होते हैं। तो p बटा q के रूप में जो भी संख्या लिखी जाती है वो भिन्न कहलाती है। तो भिन्न वह संख्या है जो दो पूर्णांकों का अनुपात या भाग के रूप में लिखा जाता है, बट्टे के रूप में लिखा जाता है। इसमें ऊपर वाली संख्या अंश होती है, नीचे वाली संख्या हर होती है, ठीक है। तो जो ये p और q है ये दोनों पूर्णांक होते हैं, आप याद रखेंगे। नीचे वाला जो हर होता है यानी डिनोमिनेटर, ये कभी 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर 0 हो सकता है, तो ऊपर अगर अंश 0 है और नीचे कोई भी संख्या है उसका मान 1 होता है। लेकिन अगर ऊपर अंश कुछ भी हो और हर 0 है तो उसका मान नॉट डिफाइन, अपरिभाषित होता है। तुल्य भिन्न क्या होता है, ऐसा भिन्न जिसको अगर आप काटोगे तो ये छोटे रूप में इसी में रूप में आ जाएगा। जैसे इसको काटो 3 से, 3 दूनी 6, इसको 3 से काटो 3 7 तो 2/7 ये भी है, 2/7 ये भी है। तो हम कह सकते हैं कि दो भिन्नों को
तब तुल्य भिन्न कहा जाता है जब दोनों बराबर अनुपात या संख्या को दर्शाते हैं। इसीलिए अगर हम किसी भिन्न के अंश और हर दोनों को बराबर पूर्णांक संख्या जो कि 0 नहीं है उससे गुना करते हैं या भाग करते हैं तो उसके फलस्वरूप जो नया परिणाम आता है काटने के बाद या गुना करने के बाद वो तुल्य भिन्न कहलाता है। अब ऊपर नीचे दोनों में हम क्या गुना करें, 3 3 तो ये आ जाएगा, ऊपर नीचे 4 4 गुना करें तो ये आ जाएगा। तो इसको कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तुल्य भिन्न। भिन्न का न्यूनतम स्वरूप यानी लोवेस्ट फॉर्म क्या होता है, तो यह सरलतम रूप क्या होता है। जैसे 12/20 है, अब इसको छोटी छोटी कौन सी संख्या से भाग दें कि ये दोनों कट जाए ऊपर नीचे। तो अगर हम इसको काटें 4 से तो 4 तिया 12, ये 4 5 20, तो यानी छोटे रूप में आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि एक जो भिन्न होता है वो सरलतम रूप होता है जब उसके अंश और हर में एक के अतिरिक्त अन्य कोई और गुणनखंड से जब भाग देते हैं तो अपने छोटे रूप में आ जाते हैं, यानी जब काटने पर ये छोटे रूप में आ जाते हैं, इसी को न्यूनतम रूप कहते हैं। अब पढ़ेंगे सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर। जब कोई भी दो संख्याओं का एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो तो उसे कहते हैं सह अभाज्य संख्याएं। जैसे 2 और 3, तो 2 और 3 जो है इन दोनों में जो कॉमन है वो केवल एक का पहाड़ा है, एक का टेबल है जो दोनों में आता है। इसके अलावा और कोई भी चीज या संख्या कॉमन नहीं आ रही है एक के अलावा, तो ये दोनों का जोड़ा क्या कहलाएगा, को प्राइम नंबर। दो संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनमें जो गुणनखंड हो वो एक ही हो, एक के अलावा कुछ नहीं हो, तो उसको कहेंगे सह अभाज्य संख्याएं। परिमेय संख्याएं होती है रेशनल नंबर। तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, तो परिमेय संख्याएं हम कह सकते हैं P/Q के रूप में होती हैं, जहाँ पे P और Q जो है वो पूर्णांक होते हैं, ठीक है, या फिर ये दोनों अभाज्य पूर्णांक भी होते हैं। और जो नीचे वाला Q है वो 0 नहीं होना चाहिए। हम बिल्कुल भिन्न की तरह मान सकते हैं परिमेय संख्याओं को, अर्थात पूर्णांक संख्याएं और भिन्न परिमेय संख्याएं हो दोनों होती हैं, ठीक है। तो पूर्णांक यानी पूर्णांक हो या भिन्न हो वो दोनों ही परिमेय संख्या होती है। पूर्णांक को भी हम बट्टे में लिख के परिमेय बना सकते हैं। जैसे मान लो 5 पूर्णांक संख्या है तो हम बट्टे में 1 लिख कर भी इसे पूर्णांक बना सकते हैं, ठीक है। अगला हम यहाँ से पढ़ेंगे कि इसका दशमलव प्रसार यानी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत यानी टर्मिनेटिंग होता है। शांत मतलब भाग देने पे जो पूरा पूरा कट जाए तो उसे बोलेंगे शांत। और अनवसानी आवर्ती होता भी है, अनवसानी आवर्ती अशांत होता है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होता है। जैसे मान लो 7/8 भाग दोगे तो ये पूरा पूरा भाग हो गया। ये पूरा पूरा इसलिए भाग हो गया क्योंकि इसका जो हर है वो 2 या 5 का गुणज है। तो जब ना किसी परिमेय संख्या में जो हर है अगर वो 2 और 5 का गुणज है यानी 2 और 5 के पाड़े में आता हो तो वो शांत है। और नीचे देखोगे तो ये 1/3 1/7 है, तो 3 और 7 2 और 5 के पाड़े में नहीं आते हैं, तो इसीलिए ये जो भी बनेंगे ये अशांत बनेंगे, ठीक है। अशांत को दूसरा नाम होता है अनवसानी आवर्ती। तो अनवसानी आवर्ती देखोगे यहाँ पे 3 3 3 रिपीट हो रहा है और यहाँ 14 28 57 14 28 57 ये बार बार ऐसे रिपीट हो रहा है। तो ऐसी संख्याएं जो बार बार ऐसे रिपीट होती है उन्हें अनवसानी आवर्ती दशमलव संख्याएं कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर, ठीक है। अगला पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याएं यानी इरेशनल नंबर। P/Q के रूप में इन्हें नहीं लिखा जाता, यानी ये पूर्णांक नहीं होती हैं। P और Q पूर्णांक है तो वो होता ही नहीं, इन्हें बटे में लिख ही नहीं सकते। इसमें होता है √3 √2 या पाई, ये सब होता है इसका अपरिमेय संख्या का उदाहरण। तो यह भिन्न या दशमलव संख्या के रूप में सन्निकट उत्तर देता है। जो √3 है ये किसी भिन्न में या थोड़ा दशमलव संख्या के रूप में इसका उत्तर मिल जाता है, और इनमें दशमलव के बाद का अंक अनंत या अनवसानी यानी अनावर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है। तो दशमलव के बाद इनका जो आंसर आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा, यानी बार बार रिपीट होने वाला हो सकता है। यही पाई का मान 22/7 है, भाग देने पे 3.1415 ऐसे चलता रहेगा। ये पूरी तरीके से बार बार रिपीट भी नहीं होगा, ये बढ़ता ही रहेगा भाग, जो एक अपरिमेय संख्या है। तो पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्याएं एक अनवसानी आवर्ती दशमलव संख्याएं होती हैं, ठीक है। इनफिनिट नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर होती हैं, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। अभाज्य संख्याएं को रूढ़ संख्याएं भी बोलते हैं, प्राइम नंबर। तो ऐसी संख्याएं जिनका गुणनखंड एक और वो स्वयं की संख्या हो या एक और स्वयं संख्या से भाग होती हों, यानी ऐसी संख्याएं जो एक से और स्वयं की संख्या से ही भाग होती हों,
उन्हें अभाज्य संख्याएं या रूट संख्याएं या प्राइम नंबर बोलते हैं। तो क्या होती हैं अभाज्य संख्याएं, आप दोबारा समझेंगे। ऐसी संख्याएं जिनका एक और स्वयं उसी संख्या के अलावा कोई और अन्य गुणनखंड नहीं होता, तो ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 2, अब 2 जो होता है वो एक के टेबल में यानी एक के पहाड़े में और खुद की 2 के ही पहाड़े में आता है, तो इसको बोलेंगे जिसके 2 ही गुणनखंड है, एक तो वो खुद एक और एक वो खुद, तो ऐसे इसको बोलेंगे अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और 2 जो है वो सम अभाज्य संख्या है। इसके अलावा 3, 5, 7, 9, 11 ये सब विषम अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, ये सारी विषम अभाज्य संख्याएं हैं। तो 2 जो है वो समअभाज्य संख्या है, बाकी अन्य सभी विषम अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्याएं जिनमें सिर्फ जैसे मान लो ये 19 है, ये केवल या तो एक के पहाड़े में ही डिवाइड होगा या खुद के पहाड़े में डिवाइड होगा, इसके अलावा और कोई भी टेबल से या पहाड़े से डिवाइड नहीं होगा, तो इसीलिए इसको कहेंगे 19 एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। अब हम पढ़ेंगे कि नोट कि जो 9 होता है वो एक विषम संख्या है, पर यह अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि यह 3 से भाग हो जाता है। क्योंकि 9 जो है वो 1 से भी भाग होता है, 3 से भी और खुद 9 से भी, तो इसके 3 फैक्टर हो गए। तो जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए तो उसे बोलते हैं भाज्य संख्याएं। तो कह सकते हैं कि 9 जो है वो विषम संख्या है और भाज्य संख्या भी है, लेकिन अभाज्य नहीं है। तो भाज्य संख्याओं को यौगिक संख्याएं भी बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। तो ऐसी संख्याएं जिसका गुणनखंड एक और स्वयं उसी संख्या के अलावा अन्य संख्या भी होती है, यानी अन्य संख्या भी भाग होती है, तो वो कहलाता है भाज्य संख्या। तो सबसे छोटा होता है 4। तो जो 4 होता है वो एक के भी पहाड़े में आता है, 2 के भी पहाड़े में आता है और 4 खुद के भी पहाड़े में आता है। तो कह सकते हैं कि जो 4 है इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए, एक तो 1 हो गया, एक स्वयं हो गया, इसके अलावा और भी संख्या हो गई, तो 3-3 जनों से 4 डिवाइड हो रहा है, इसलिए कह देंगे कि जो 4 है वो भाज्य संख्याएं है। तो इसके अलावा 6, 9, 14, 15 ये सब भी भाज्य संख्याएं हैं, प्राइम कंपोजिट नंबर हैं। नोट करेंगे कि एक ना तो अभाज्य संख्या है ना भाज्य संख्या है, मतलब एक जो होता है वो ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, दोनों ही नहीं है। और जो दूसरी बात नोट करेंगे कि जो 2 है वो भाज्य संख्या सम है। तो जो भाज्य संख्याएं होती हैं वो सम विषम हो सकती हैं। ठीक है, तो जैसे ये 6 है ये सम है, 6 4 है सम है, लेकिन 9 है वो विषम है। अब पढ़ेंगे क्रमागत पूर्णांक संख्याएं, कंसेक्यूटिव इंटीजर। कई मैथ के सवाल करने में काम आता है ये। ऐसी संख्या जो बढ़ते या घटते क्रम में एक के अंतर के द्वारा लिखी होती है, उन्हें बोलते हैं क्रमागत पूर्णांक संख्याएं। तो क्रमागत अभाज्य संख्या जैसे मान लो 12, 13, 14, 15, 16 एक के अंतर में लिखी गई हैं, तो इन्हें बोलते हैं कंसेक्यूटिव इंटीजर। अब यहाँ एक का अंतर है, 2 का भी अंतर हो सकता है, 3 का भी, लेकिन जो क्रमागत अभाज्य संख्या होती है इनमें अंतर अलग होता है। जैसे 7, 11, 13, 17 ये भी क्रम में चल रहे हैं, लेकिन इनमें गैप बराबर नहीं है, यहाँ 4 का अंतर, यहाँ 2 का अंतर, यहाँ फिर 4 का अंतर। ठीक है, तो अभाज्य संख्याओं को अगर हम ऐसे लिखते हैं बढ़ते क्रम में, तो इसे क्रमागत अभाज्य संख्या कहते हैं। अब हम पता करेंगे कि कोई संख्या अभाज्य संख्या है या नहीं है, इसका पता कैसे लगाते हैं। तो जो 100 से छोटी संख्या होती है इनका पता लगाना मुश्किल नहीं होता, लेकिन जब वो 100 से बड़ी हो जाती है तो उनका पता लगाना मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम पहला स्टेप ये करते हैं कि हमें जो संख्या दी होती है हम उसके एक सन्निकट मान ढूंढते हैं, यानी उससे एक छोटा पूर्ण वर्ग संख्या और उससे एक बड़ा पूर्ण वर्ग संख्या लेते हैं। जैसे मान लो ये 331 है, तो ये ना इससे छोटा पूर्ण वर्ग संख्या है 324 जो कि 18 का स्क्वायर होता है, और इससे थोड़ा बड़ा यानी 361 या 19 का स्क्वायर होता है। तो जो बड़ा वाला होगा आपका उसे आप उसको आप ध्यान देंगे, तो उस बड़े वाले का जैसे 19 है तो 19 से छोटी अभाज्य संख्याएं ले लेंगे, और छोटी अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17 है। अब इन सब से भाग करेंगे इसको 331 को पहले 2 से 3 से 5 से सबसे भाग करने की कोशिश करेंगे। तो अगर भाग ना हो यानी भाग हो ही नहीं पाए, तो जो 331 है वो 2 से भी भाग नहीं होगा, 3 से भी, 5 से भी, किसी से भाग नहीं हो रहा है, तो कह देंगे वो अभाज्य संख्या है। तो कह देंगे कि हाँ 331 जो है वो अभाज्य संख्या है। ये 481 जो है ये आपको होमवर्क में है। अगला है गुणनखंड निकालना। तो गुणनखंड कैसे निकालते हैं, जैसे 504 है तो गुणनखंड निकालने के लिए क्या करते हैं कि हम ना जैसे एलसीएम करते हैं बिल्कुल वैसे ही कर देते हैं। तो जैसे ये 504 का निकालना है गुणनखंड फैक्टराइजेशन,
तो 504 का एलसीएम लो 2 के पाड़े से। पहले हम अभाज्य संख्या 2 से भाग करने की कोशिश करते हैं। 2 से तब तक भाग देते हैं जब तक दे सकते हैं। जब 2 से बंद हो जाएगा फिर 3 से सोचते हैं, फिर 3 से बंद हो जाएगा तो 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, 17 से, यानी अभाज्य संख्याओं से 2 से शुरू करते हैं और उसे अभाज्य संख्याओं से भाग देते रहते हैं। ऐसा तब तक करते रहते हैं जब तक 1 ना आ जाए। तो इस विधि को बोलते हैं गुणनखंड निकालना, यानी फैक्टराइजेशन करना। तो 504 को भाग करो 2 से, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 दूनी 4। 2 से करो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक 12। 2 से करो 2 छिक 12, 2 तियां 6। 3 से करो 3 दूनी 6, 3 एकम 3। 3 से करो 3 सत्ते 21, फिर 7 से करो 7 एकम 7। अब यहाँ 1 आ गया, तो हम ना देख रहे हैं कि जब तक 1 ना जाए तब तक भाग देना है। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7, ये सारा जो मिला ये 504 के क्या कहलाते हैं? गुणनखंड कहलाते हैं। ठीक है, तो 504 को अगर हम उसके घटक अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में यानी गुना के रूप में लिख देते हैं, इसी को गुणनखंड निकालना कहते हैं। अगला है पूर्वकालिक संख्या, परफेक्ट नंबर। अगर किसी संख्या n के सभी भाजकों का योग n को छोड़कर दिए गए संख्या n के ही बराबर हो तो ऐसी संख्या को परफेक्ट नंबर यानी पूर्वकालिक संख्या कहते हैं। जैसे मान लो 6 है, इसका अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं? इसको छोड़कर तो अभाज्य संख्याएं 6 की क्या बनेंगी? तो अभाज्य संख्याएं मतलब ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं, मतलब भाज्य संख्या पता करेंगे। तो 6 को कौन भाग दे सकता है? A भी भाग दे सकता है, 2 भी और 3 भी भाग दे सकता है, 6 भी भाग दे सकता है, लेकिन स्वयं की संख्या n को छोड़कर। तो यानी ये खुद n है, इसको छोड़ देना है। तो इसको छोड़ के जो भी है अभाज्य संख्या आ रहा है इन्हें जोड़ लेना है। इन्हें जोड़ने पे देखो 6 आ रहा है, तो ये खुद 6 था, इनके जो भाज्य संख्या है उनको भी जोड़ने पे 6 आ रहा है। तो कह देंगे कि जो 6 है वो एक पूर्णकालिक संख्या है यानी परफेक्ट नंबर है। ऐसी 28 की सोचेंगे तो 28 भी 1, 2, 4, 7 और 14 से भाग हो जाएगा। ये सब भाज्य संख्याएं हैं 28 को छोड़कर, तो इनका भी जोड़ 28 आ रहा है। तो कह देंगे 28 और 6 जो है ये परफेक्ट नंबर है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज नोट करेंगे कि यदि संख्या परफेक्ट नंबर है तो स्वयं सहित इसके सभी भाजकों के विलोम माने पलट के उनका योग हमेशा 2 होता है। जैसे 28 है, इसका जो भी भाज्य संख्या है वो लिख लो और ये खुद लिख लो अब। ठीक है, यानी ये n था तो ये खुद भी, इसमें n भी शामिल कर लो। तो इसके जो भी भाज हैं और जो वो संख्या है वो खुद, इनको शामिल करके इनका विलोम कर दो, यानी इन सबको बटे में ले लो। 1/1, 1/2, 1/4, 1/7, 1/14, 1/28, सबका आप जोड़ करोगे तो 56/28 कटने पे हमेशा 2 आता है, आपको याद रखना है। ठीक है।